Good evening, student. Let's start the next topic of the literature. What Katie did. Kitty ने क्या किया? Do you think keeping a positive and cheerful attitude when you are ill, are recovering from an injury, results in quick healing? Discuss in class. क्या आप कभी सोचते हैं कि पॉजिटिव एंड चेयरफुल एटीट्यूड हमारी लाइफ में क्या कुछ नहीं कर सकता? कैसे हम बहुत बड़ी डिसीज़ से इमर्ज होकर बाहर आ सकते हैं और कैसे हम उसको रिकवर कर सकते हैं? ठीक है, तो इसी के बारे में बताया गया कि केटी कैसे अपने आप को रिकवर करती है. दिस एक्सट्रैक्ट इज अबाउट अ यंग गर्ल who is recovering from an accident. When she realized that she will be lying in a bed for a long time, she is very disappointed. Read on to find out how she overcomes her depressions, which is the first step towards regaining for health. तो ये जो स्टोरी है वो एक यंग गर्ल के ऊपर है जो कि एक्सीडेंट उसका हो गया था और कैसे वो इतनी बड़े एक्सीडेंट से इतनी बड़ी डिजीज़ झेलते हुए कैसे अपने को रिकवर करती है, कैसे वो दिन भर बेड पे पड़े रहने के बावजूद भी, अपने इतने सारे डिसअपॉइंटमेंट लेने के बावजूद भी कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव करती है बहुत बड़े डिप्रेशन से. तो हम उसके बारे में जानते हैं. नाउ दैट सी न्यू there was no chance of getting well at once. The days dragged dreadfully. Now that she knew there. अब यहाँ पे look at this picture. ये इसको एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया इसका और ये बेड पे lie down on the bed और she was very disappointed to see her condition. ठीक है, अपनी कंडीशन को देख के बहुत डिसअपॉइंटेड है. तो now that she knew, अब वो जानती थी कि देयर वॉज नो चांस ऑफ गेटिंग वेल एट वंस. उसके पास अब कोई चांस नहीं है कि वो जल्दी से अच्छी हो सके. द डेज ड्रैग्ड ड्रेडफुली, क्योंकि जो दिन थे वो और ज़्यादा फ्राइटेंड होते जा रहे थे, डरावने होते जा रहे थे. उसके लिए बहुत परेशान हो रही थी वो. जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था वो और ज़्यादा गिरती जा रही थी, उसकी कंडीशन और गिरती जा रही थी. सी लॉस्ट हार्ट अबाउट हर सेल्फ एंड टुक नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग. वो अपने आप इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट होती जा रही थी कि वो उसको किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था. ऑन्ट इजी बॉट हर बुक्स बट सी डिडेंट वॉन्ट टू रीड आर टू सीव. आंट जो इसके लिए बहुत सारी बुक लेके आती थी बट वो ना तो बुक पढ़ने में कोई इंटरेस्ट दिखाती थी और ना ही वो कोई सिलाई जैसा कोई काम भी करती थी जिससे उसका टाइम पास हो सके. नथिंग एम्यूज्ड हर, कुछ भी उसको एंटरटेनिंग नहीं लगता था. क्लोवर एंड Ceci would come and sit with her, but hearing them tell about their plays made her cry so miserable that Aunt Iggy wouldn't let them come often. जो क्लोवर के सेसी थे वो उसके पास आते थे, बैठते थे और वो पूरा जो भी बातचीत करते थे वो प्ले के बारे में बात करते थे. और जब वो प्ले के बारे में इतना ज़्यादा सुनती थी तो सुनते सुनते वो परेशान हो जाती थी और माइजरेबली कंडीशन में वो चिल्लाया करती थी, जिसे आंट इजी जब सुनती थी तो वो उसको बाहर कर देती थी उन बच्चों को, ताकि वो उसको परेशान ना कर सकें. दे वर वेरी सॉरी फॉर केटी बट द रूम वॉज सो ग्लूमी. वो केटी के लिए बहुत सॉरी फील किया करती थी बट जो रूम था वो बहुत ग्लूमी, अंधकार भरा हुआ था, अंधकार में था. एंड केटी सो क्रॉस, और केटी के पास जो सो क्रॉस मतलब नेगेटिविटी जो थी वो केटी की बढ़ने लगी थी. दैट दे डिडेंट माइंड मच नॉट बीइंग अलाउड टू सी हर, जो कि वो नहीं चाहती थी कि वो उसको जो है इस माइजरेबल कंडीशन में देख सके या इस डिसअपॉइंटमेंट कंडीशन में वो उसको देख सके. इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रयास करती थी, उसकी आंटी जो इजी थी, कि वो उसको इन सारी परेशानियों से दूर रख सके. इन दोज डेज केटी मेड ऑन इजी कीप द ब्लाइंड शट टाइट एंड सी ले इन द डार्क थिंकिंग हाउ माइजरेबल सी वॉज. अब जो भी केटी की आंटी उसके लिए करती थी वो बहुत कुछ करती थी बट जो केटी थी उसको बहुत कम समझ में आता था. मतलब वो आंटी की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उसको अवॉइड करती थी और वो पूरी तरीके से डार्क रूम में पड़ी रहती थी, थिंकिंग हाउ माइजरेबल सी वॉज. और वो यही सोचा करती थी कि वो बहुत ज़्यादा माइजरेबल कंडीशन में पहुंच गई थी. एवरीबडी वॉज वेरी काइंड एंड पेशेंट विथ हर. सब उस घर के जितने भी मेंबर्स थे सब लोग उसके प्रति बहुत ही पेशेंट थे और बहुत काइंड थे. बट सी वॉज टू सेल्फिशली माइजरेबली टू नोटिस इट. लेकिन वो सारी चीज़ों को कभी भी नोटिस नहीं करती थी, जस्ट लाइक सेल्फिश पर्सन जैसा
वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया करती थी। आंट इजी रैन अप एंड डाउन स्टेयर्स एंड वॉज ऑन हर फीट ऑल डे। आंट इजी जो थी वो बार बार सीढ़ियों से उतरती थी, आती थी, जाती थी और उसके लिए पूरा टाइम अपना स्पेंड करती थी, ट्राइंग टू गेट समथिंग विच वुड प्लीज़ हर। वो किसी तरीके से प्रयास करती थी कि वो उसे खुश रख सके, बट केटी हार्डली सेड, लेकिन केटी मुश्किल से ही कहती थी थैंक यू, एंड नेवर सॉ हाउ टायर्ड आंटी इजी लुक्ड। और वो कभी भी आंटी की तरफ नहीं देखती थी कि आंटी इजी कितना ज़्यादा टायर्ड दिख रही थी। सो लॉन्ग एज सी वॉज फोर्स्ड टू स्टे इन बेड, Katie could not be grateful for anything that was done for her. So long as she was faced to stay in, और वो इतने लंबे समय तक बेड पर पड़े हुए उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था। केटी जो है बिल्कुल भी ग्रेटफुल फील नहीं करती थी फॉर एनी थिंग वॉट वॉज डन फॉर, और जो कुछ भी उसके लिए किया जाता था वो सारी चीज़ों को अवॉइड कर देती थी बिकॉज उसको कुछ भी कंफर्टेबल फील नहीं होता था। The first thing which broke in upon this sad state of affairs was a letter from cousin Helen. और पहली चीज जिसने उसके सैड स्टेट को, सैड कंडीशन को ब्रेक करने का काम किया था, वो था कज़िन हेलन के लेटर की चर्चा। मतलब जो इजी थी उसको कहीं से कज़िन हेलन का लेटर मिला, और उस चीज़ की जो रेफरेंस जब उसने केटी से बताया तो पहली चीज़ थी जिसने केटी की इस सैड स्टेट को ब्रेक करने का काम किया। विच पापा बॉट वन मॉर्निंग एंड हैंडेड टू आंट इजी। जिस लेटर को कौन लेके आए थे? उसके पापा लेके आए थे, जिन्होंने आंट इजी को हैंड ओवर कर दिया था मॉर्निंग में। फॉर द नेक्स्ट वीक केटी वॉज फेवरिस विथ एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट वीक केटी जो है वो एक्साइटेड थी और एक एक्सपेक्टेशन उसमें पहली बार आया। एट लास्ट कज़िन हेलन केम, और एट लास्ट जो कज़िन हेलन थी वो सामने उसके आई। मतलब जो कज़िन हेलन थी वो आना चाहती थी और लेटर में शायद वही लिखा था, और एट लास्ट कज़िन हेलन उसके साथ आई, उसके पास आई। दिस टाइम केटी वॉज नॉट ऑन द स्टेप्स टू वेलकम हर, बट आफ्टर अ लिटिल वाइल पापा बॉट कज़िन हेलन इन हिज आर्म्स एंड सैट हर इन बिग चेयर बिसाइड द बेड। इस समय केटी जो है उसका वेलकम नहीं कर सकती थी बिकॉज वो अपने पैर पे स्टैंड नहीं हो पा रही थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आफ्टर अ लिटिल वाइल, जबकि कुछ समय बाद पापा जो उसके थे वो बॉट लेके आए कज़िन हेलन को, और हिज आर्म्स एंड सेट हर इन बिग चेयर बिसाइड द बेड, और वो उसके बिसाइड्स द बेड एक बिग चेयर पे बैठ गए। It was a forlorn looking child enough which cousin Helen saw lying before her. अब जब कज़िन हेलन ने उसको उसकी तरफ देखा, उसको बेड पे लेटे हुए देखा, तो जस्ट लाइक वो लग रही थी कोई आर्फिन चाइल्ड हो। और केटी फेस हैड ग्रोन थिन, और केटी का जो फेस था वो पतला होता जा रहा था, एंड हर आइज हैड रेड सर्किल्स अबाउट देम फ्रॉम द कंटिन्यूअल क्राइम। और वो जो कंटिन्यू क्राइम क्या करती थी, इसकी वजह से भी उसकी आइज़ की जस्ट नीचे रेड सर्किल बना हुआ था, डार्क सर्किल जैसे हम लोग बोलते हैं, रेड सर्किल बना हुआ था। हर हेयर हैड बीन ब्रश्ड ट्वाइस दैट मॉर्निंग बाय आंट इजी, बट केटी हैड रन हर फिंगर्स impatiently थ्रू इट टिल इट स्टूड अप above her head like a फ्रोजी बुश। उसकी आंट जो है वो मॉर्निंग से 2 बार उसके बालों में कंघी किया करती थी, बट वो अपनी जो इम्पेशेंटली फिंगर से उन बालों को उलझा देती थी, जस्ट लाइक अ फ्रॉजी बुश, जैसे लग रहा था वो कोई झाड़ झंकार हो गए। सी वोर अ कैलिको ड्रेसिंग गाउन विच थ्रो क्लीन। कैलिको मतलब टाइप ऑफ अ पेन वुबन इन कॉटन क्लॉथ प्रिंटेड पैटर्न में ये कोई ड्रेसिंग गाउन था जिसे वो पहनती थी। विच थ्रो क्लीन वॉज पर्टिकुलरली अगली इन पैटर्न, जो कि क्लीन तो था बट वो पर्टिकुलरली अगली पैटर्न में था बिकॉज वो उसको शायद कैरी नहीं कर पा रही थी, या हो सकता है वो पुराना हो गया हो, जो भी हो। एंड द रूम फॉर ऑल इट्स टाइडीनेस हैड डिसमल लुक, और जो रूम था उसका वो बहुत ज़्यादा अंधकारपूर्ण था, जैसे डिसअरेंज मैनर में था। विद द चेयर सेट अप अगेंस्ट द वॉल एंड रो ऑफ द मेडिसिन बॉटल्स ऑन द चिमनी पीस। जो चेयर थी वो अगेंस्ट द वॉल पड़ी हुई थी इधर उधर, और जो मेडिसिन बॉटल्स थी वो चिमनी के पीसेस के पास पड़ी हुई थी। तो इस तरीके से जो रूम का पूरा एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही बैड तरीके से अरेंज था। तो बेटा ये पार्ट यहीं तक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।